वो वीर भी है, वो उत्तराखंड का बेटा भी है और आज की डेट में वो उत्तराखंड में राजनेता भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नल अजय कोठियाल जी की, जिन्होंने न केवल देश की सेवा में काफ़ी कुछ अब फौज में रहते हुए किया है और उसके साथ साथ अब राजनीति में भी अपना आगे मुकाम पा रहे हैं। कर्नल साहब, कैसे हैं आप? आप यहाँ पे आए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको तो वैसे भी इतने लोग फॉलो करते हैं और जिस ऑर्थोडॉक्स तरीके से आप पूछते हैं उसका तो एक पर्पस सबको कन्वे करने का वो भी पूरा होता है। थैंक यू कर्नल साहब। एक तो आपकी एक चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है और जिस तरीके से आपको सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है और उसमें जो तमाम सुविधाएं हैं उसको लेने से आपने इनकार किया है। एक तो उसका मकसद बताइएगा, क्यों आपने ऐसा किया? और क्योंकि आप जैसा लगातार कहते हैं कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, पहले भी था, सुविधा भोगने के लिए आप तैयार नहीं हैं। एक तो चिट्ठी का मेरे को वाकई पता नहीं कि कैसे ना ये रिलीज हुई है, पर मैं समझ सकता हूँ कि ये तो एक प्रोसेस भी होती है कि कैसे इंफॉर्मेटिव तरीके लेने के लिए चीज़ें जाती हैं। पर ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि चिट्ठी में जो मैंने लिखा है वो बड़ा सिंपल है। इंडियन आर्मी में था, 2018 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था। तो मेरा तो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने का पर्पज़ ही ये था कि लास्ट 2018 से पहले लास्ट 6-7 साल में जो मैंने केदारनाथ में रह करके जो मैंने एनआईएम के प्रिंसिपल के तौर पे देखा, तो मेरे को लगा यार कि मेरे पास तो ना सब चीज़ें तो हैं, अब मेरे को क्या इन चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। सुविधाएं जिनको बोल रहे हैं, अगर सुविधाओं की रिक्वायरमेंट होती तो फिर तो मैं आर्मी में ही कंटिन्यू करता। झंडे वाली गाड़ी, लाल बत्ती जब तक थी वो सब तो हमारे पास में थी। पर यहाँ पे एक अलग सुविधा है, यहाँ पे ना एक अलग मजा जो आना शुरू हुआ, उसको मैं रियली एंजॉय कर रहा हूँ। समाज सेवा कोई बोल ले और मेरे अंदर से जो एंजॉयमेंट है। अब ये जो अपॉइंटमेंट है सलाहकार समिति की, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो है कि आप इसमें इस अपॉइंटमेंट से वो क्या टास्क कर सकते हैं जो कि जिस पर्पज़ के लिए कमेटी बनी है, और इस कमेटी को बनने में जो आपको सुविधाएं जिसे बोलते हैं जो मिलती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी हो गई, कोई आप कहीं जा रहे हैं अलाउंसेस हो गए मूवमेंट के लिए, कहीं रहने की सुविधा, आपकी अपनी तनख्वाह, मैन पावर आपको सपोर्ट करने के लिए, ऑफिसेज वगैरह, ये सारे जो होते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन, इनकी मेरे को वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है। सब मना करी है सब आपने? हाँ, ये मैंने लिख करके दिया है कि इन सब की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोई आता है कोई महीने का आई थिंक करीब 2.25-2.5 लाख रुपए, साल का 24-25 लाख रुपए, इसलिए क्योंकि मेरे को इंडियन आर्मी में रहते हुए जो नौकरी करने का मौका मिला उसकी वजह से एक तो मेरी अच्छी पेंशन है, उसके बाद जो आर्मी की सर्विसेज में मेरे को जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। घर की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैरिड में होनी, पेरेंट्स और भाई वगैरह सब सेल्फ कंटेन्ड है। तो ये सारा हमारा पहले भी सोशल वर्क में, जिसे बोलते हैं सोशल वर्क, उसमें लगता था। आज हम इसको अपनी इच्छा से उन कामों में लगाना चाहते हैं जो कि हम करना चाहते हैं। हाँ। बस ये है खाली कि प्लेटफॉर्म जो मेरे को मिला उस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ये रिक्वायरमेंट रखी है। एक मेरे को एडहॉक बनाने के लिए जगह मिल जाए, जिसमें मैं एक छोटा सा ऑफिस बनाऊंगा, उसका भी कोई 2-2.5 लाख रुपए के करीब खर्चा आ रहा है। उस खर्चे का भी हमने लिख करके दिया है कि हम ही इसको यूटिलाइज करेंगे। कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारे को कोई उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं। यूटिलाइज करके जो फौजियों की जो एक्सपर्टीज और मैन पावर की जो काबिलियत है उसको फौजियों के वेलफेयर के लिए और उत्तराखंड की अलग अलग गवर्नेंस के तरीके को बढ़िया बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आप पॉलिटिकल उसकी बात करें तो एंजॉय कर रहे हैं आप इस पॉलिटिकल अपने जो टर्म है? हालांकि आप अपनी फौज का जो टर्म है आपने खूब एंजॉय किया है, मैंने देखा है आपके अभी भी शरीर के अंदर कई बुलेट्स हैं लेकिन आप किस तरह देखते हैं? देखो, पॉलिटिकल तो अगर सही भाषा में बोलूं तो मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, और जो पॉलिटिशियन है वो समाज सेवा ना करने की ना इच्छा रखता है, खाली बस एक तरतीब बना के रखता है। अब मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से आ रहा हूँ, समाज सेवा की प्लेटफॉर्म से, और पॉलिटिकल की तरफ मेरे को नहीं पता वो कैसे जेल करती है। पर अगर मैं इसी चीज़ को सही तरीके से जेल करा पाऊँ और समाज सेवा से ही पॉलिटिकल फील्ड में आ सकूं, तो शायद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मैं 10 गुना ज़्यादा कर सकता हूं, क्योंकि समाज सेवा की एक्टिविटीज़ 10 गुना ज़्यादा कर सकता हूं, क्योंकि
मेरे को एक पावर, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसी पर्पज से हम ये पॉलिटिकल फील्ड में आने का एक प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल पॉलिटिकल परिभाषा मेरे को लगता है कि फिट तो बैठती नहीं है हमारे पे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि गेन हमने सोसाइटी के लिए इसी के जरिए करने का समझ में आ गया। कर्नल साहब, आप आर्मी में रहे हैं। आर्मी की ज़िंदगी आप सबको पता है बड़ी कठिन होती है लेकिन और चैलेंजिंग भी होती है। आप मिस करते हैं उसे? आर्मी की ज़िंदगी तो कई बार मिस करता हूँ। कई बार जब कोर्समेट से बात करता हूँ, कई बार हमारे ग्रुप का जब आपस में डिस्कशन होते हैं, सब इकट्ठे हो रखे हैं। रिटायरमेंट, कई रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद में द्रास में घूम रहे हैं, कोई अरुणाचल में घूम रहा है। अपनी पलटन में जब कोई इवेंट होते हैं उसमें जब जाते हैं तो लगता है यार था तो वो दिन। लेकिन दूसरा ये है कि अगर उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा आर्मी तो यहाँ पे पड़ी है जो रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उसी एक्सपीरियंस को इनके साथ में मिल करके हम चीज़ें करें तो यहाँ पे भी आर्मी को पूरा एंजॉय करा जा सकता है। आपने केदारनाथ की तमाम पुनर्निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। निम को भी आपने हेड किया वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल। सर, क्या अगर देखा जाए तो क्या सिचुएशंस रही हैं आपके, अगर कहा जाए इस दौरान में आपने अगर कहा जाए तो एवरेस्ट भी आपने वहाँ पर भी रहे, किस तरीके से रहेंगे और इसको पूरा ये बताएगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स और इसको लेकर आपने क्या आगे? देखो, ये तो मैं बोलूँगा कि लाइफ बड़ी मिलिट्री लाइफ बड़ी फ्रूटफुल रही है। वो जो चीज़ें हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ना जैसे आपने बोला, 40 लाख रुपए लगते हैं एक आदमी को चढ़ने के लिए। हमको 2-2 बार इंडियन आर्मी से मौके मिले हैं। टेररिस्ट, हर किसी की इच्छा होती है पाकिस्तानियों को ठोकूं, अपना चाइना से लड़ूं, वो मौके मेरे को मिले। बल्कि जिसे लोग बोलते हैं किसी की जान लेना, यहाँ तो जान लेने के लिए शाबाशी मिलती है, आपको तगमे मिलते हैं और आपको रिकॉग्नाइज करा जाता है। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में रहा इतने टाइम, यूएन मिशन में गया, सब चीज़ें देखी। इसके साथ लेकिन मैंने ये भी देखा कि एक ना टीम बिल्डिंग का तरीका, एक कैसे ग्रुपिंग करके डिसीजन मेकिंग एडवर्स कंडीशन में सक्सेसफुल होती हैं, कैसे वीर रस, भक्ति रस होता है ना, भक्ति रस को वीर रस में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। वो 40 मिनट की जो मंदिर की परेड होती है हफ्ते में एक दिन, जिसकी शुरुआत होती है एक कोई अच्छा धार्मिक गीत के साथ में, लेकिन अंत में सब 2-2 फीट उछल रहे होते हैं जमीन से, क्योंकि उस टाइम पे गा रहे होते हैं देवी का वो वाला श्लोक, जब देवी ना उसको महिषासुर का वध कर रही है। तो वो वाली सब लाइफ ना एक सीख करके आ रखा हूँ, देख करके आ रखा हूँ। बस इच्छा यही होती है कि अब इस चीज़ को इसी इलाके में, जिस इलाके के छोटे बच्चे मेरे साथ फौज में होते थे, गढ़वाल राइफल के, गढ़वाली पहाड़ प्लेन्स के, उनके साथ कैसे इसको ना और आगे यूज़ कर सकूं, उसी के लिए हमने एक संस्था बनाई है, यूथ फाउंडेशन, जो बच्चों की ट्रेनिंग कराती है और उनको पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, बेसिकली बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्स में जाने का तरतीब बनाती है। इसी के तरीके में कहीं देखता हूँ कि अगर केदारनाथ हमने रिकंस्ट्रक्शन करा है तो हाई एल्टीट्यूड में कंस्ट्रक्शन के मॉडल कैसे बनाए जाए। मैं देखता हूँ कि अगर किसी दिन सही तरीके से मैं समझा सकूँ तो सिलक्यारा टनल एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, कभी इंसिडेंट हुआ जोशीमठ के आगे, रेणी वाला। पता ये तो इनहेरेंट है कि चीज़ें होंगी, लेकिन दोबारा होंगी तो हम कैसे अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। इतना बड़ा हमारे पास सेटअप है एसडीआरएफ का, वहाँ पे कैसे वो मॉडल बनाए जा सकें, सिलक्यारा टनल का मॉडल, कि उसके अंदर दोबारा होगा तो कैसे ट्रेंड पहले से ही हमारे अंदर ना घबराहट ना हो, हम पाइप कैसे लगाएं और अंदर घुसे तो सांस ना फूले, वो ट्रेनिंग का हिस्सा कैसे हो, कैसे डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस के लिए हम छोटे छोटे मॉडल बनाएं और उस मॉडल में रोज ट्रेनिंग करें। तो मेरे को लगता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और गेनफुल तो वो पूरे सोसाइटी के लिए होगा ही होगा। क्या आप इस तरीके का कोई मॉडल पेश करेंगे या फिर बनाने की कोशिश करेंगे? यूथ फाउंडेशन में मैंने देखा आपने तमाम युवाओं को बड़ा एनर्जाइज किया कि भाई आर्मी में जाएं और उनको आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे। देखो, हाँ, यूथ फाउंडेशन जैसे आपने बोला ना, एक सक्सेसफुल मॉडल है। हमने करा क्या, जैसे आर्मी में ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जैसे आर्मी में ना एकेडमीज होती हैं, हमने उसको यहाँ सिविल एनवायरनमेंट है, उन्हीं सिविल एनवायरनमेंट में उन्हीं आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स जो वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, अब रिटायरमेंट होकर यहाँ रखे, उनसे करवाया। इंग्लैंड गया था मैं एक बार, वहाँ पे जर्मन मॉडल विलेजेस बनाए हुए थे उन्होंने एक ट्रेनिंग एरिया में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। और वो इसलिए था कि जर्मन मॉडल विलेज में जब ब्रिटिश आर्मी या एलाइड फोर्सेस जाएंगी तो कैसे उनको ना अपनापन लगे वहाँ पे,
कैसे वहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, उसके थ्रू जाना पड़े। अगर घर में घुसोगे तो नीचे जानवर रह रहे हैं, किस जगह पे होस्टेजेस हो सकते हैं, उसकी एक एक्सपीरियंस हो सके। यही मॉडल आर्मी में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं। जब हम जाते हैं जम्मू कश्मीर में इंडक्शन होता है, तो उस जगह पे ना इन मॉडल्स में वहाँ के कश्मीर हाउसेज वगैरह वो कराए जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है। यात्राओं में हमारे को प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे मॉडल बनाए जा सकते हैं छोटे। ये जो डिजास्टर अपने अलग अलग फॉर्म में आ रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं। जंगल आग जो लग रखी है, उसके लिए बनाए जा सकते हैं। अगर मॉडल में ट्रेनिंग होगी, लाइफ टाइम मॉडल जो होते हैं, रियल टाइम मॉडल, तो ट्रेनिंग होगी तो फिर जब एक्चुअल्स आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये तो यार रोज का ही है। इस तरीके से इसको हैंडल कर लिया जाए। जी, कर्नल साहब, आपने यूएन में भी काम किया है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो लगातार आप इंसर्जेंसी और मिलिटेंट के खिलाफ भी आपने काफ़ी वो किया। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगता है कि बहुत लगा हो, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो, लेकिन आपने उस पर अपने विजन से, अपनी कोशिशों से उस पर विजय पाई हो, कुछ ऐसा? देखो, लाइफ एंड डेथ तो जितने ज़्यादा तुम ट्रेंड हो, तो वैसे ही लाइफ एंड डेथ की जो आपके अगेंस्ट जो वो बनती हैं वो कम हो जाती हैं। कहते हैं ना, ट्रेनिंग के टाइम पे जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में आपका उतना खून बचेगा। तो ये एक स्लोगन है जिसके बेसिस पे हमारी तरतीबें बनती हैं। ये खाली फौज के लिए लागू नहीं है, हर जगह के लिए है। जितनी तैयारी करोगे, परीक्षा के एग्जाम में होते कंफर्टेबली बैठ के हंसते हुए वो करोगे। तो ऐसे तो कई हमारे साथ में चीजें हुई हैं, लेकिन ये जरूर है कि एज अ टीम अगर ट्रेन हो रखे हैं सब, और आपके अंदर वाकई में वो लीडरशिप क्वालिटी है कि आप अपने बंदों को लॉयल्टी की सही परिभाषा के तौर पे ले सको, जो कि ये है कि अगर आप सीनियर हैं तो जूनियर से तो आप उम्मीद करते हो कि वो मेरी तरफ लॉयल हो, लेकिन आप भी जूनियर की तरफ उतने ही लॉयल हैं, तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में सबसे बढ़िया आउटपुट ओरिएंटेड परफॉर्म कर सकते हो। डेथ उसमें हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। चोट आपके लग सकती है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। लेकिन डेथ रिस्क और ये जो चोट लगने का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा मिटिगेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये खासियत तो इंडियन आर्मी की जो फेमस है वो हमें हर जगह इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा सर, और क्योंकि आप तो आर्मी में रहे हैं, इस पूरे अभियान को, क्योंकि कई अभियान आपने पहले भी देखे हैं, चाहे कारगिल हो या फिर उसके बाद के तमाम अभियान देखे, फिर उसके बाद आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक वो भी देखा। इसको आप ये जो है जो ऑपरेशन सिंदूर, तो आप किस तरीके से मानते हैं कि वो किस तरीके से अलग था इन तमाम ऑपरेशंस में से? आपको लगता है कि इस बार अब ये मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ आ गया है चीज़ें? ऑपरेशन सिंदूर में 3-4 चीज़ें जो मतलब होते हैं लेसन्स लर्नड, जो कि हमारे ट्रेनिंग में, जो कि फ्यूचर के वॉर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें होना चाहिए। एक तो यह है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करा जाए, साथ में लेकिन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उन दोनों का अमलगमेशन कैसे हो। ठीक है, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी आ गई कि हम अपनी मिसाइल को पाकिस्तान की उस पिन पॉइंट जगह पे ले जा करके उस जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने का तो एडवांटेज तभी है जब उस कमरे के अंदर, जिस कमरे को डिस्ट्रॉय करा गया है, वो टेररिस्ट का कमांडर बैठा हो। इस बार ऑप सिंदूर में ये जो होता है ना, एक कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा, कि मिसाइल भी गई, लगी भी उस जगह पे ही, और उसके अंदर वाकई में जो कमांडर था वो बैठा हुआ भी था। वो एक बड़ी अच्छी हमारे को दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ह्यूमन एंड और टेक्निकल इंटेलिजेंस, वो समझ में आया। दूसरा, वॉरफेयर के जो तरीके हैं, ड्रोन तो एक तरीका है, जो और कंट्रीज जो इसमें यूज़ हो रखी थी, टर्की बैकग्राउंड में थी, ये अपना चाइना का ट्रायल मॉडल चल रहे थे। हमें ये समझ में आ गया कि शुरू में थोड़ा सा हमको शायद झिझक रही होगी, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में उसके बाद में हमने इस प्रकार का अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाया कि हिट करने के बाद में जब वो उसको लगी पाकिस्तान को, उसने रिटेलिएट तो करना ही था। रिटेलिएशन के लिए हमारी दूसरी टीम पूरी तैयार थी, कुछ अंदर ही नहीं घुस पाया। 2-4 ड्रोन घुसते हैं अंदर, कुछ छोटी मोटी कैजुअलिटीज होती हैं। एक तो ये देखा मैंने, और दूसरा, जिस दिन ऑफ सिंदूर सीज फायर हुआ ना, उस दिन मैं पुंछ में था। तो पुंछ में रात को हम रुके हुए थे,
और उससे ठीक कोई 6-7 घंटे पहले पुंछ में बमबारी हुई थी, 12-13 लोग मरे थे, सबसे ज़्यादा सिविलियंस वहीं मरे थे। मैंने देखा वहाँ पे ना मुस्लिम्स, हिंदू और सिख 3 कम्युनिटी थी, और तीनों कम्युनिटी एक दूसरे को ना सपोर्ट में आ रखी थी। मतलब ये रिलीजन और ये सब जो चीज़ें हैं, जब इस बार बात आई कि सामने हाजी पीर है, हाजी पीर के लिए रास्ता पुंछ से जाता है या मेंढर से जाता है नीचे, वो जो खूनी नाला है और उन जगहों पे सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो रखे थे। पूरे बॉर्डर में सबके अंदर एक देशभक्ति की फीलिंग की वजह से आपस में यूनिटी थी। कर्नल साहब, क्या आपको लगता है कि ऑप सिंदूर की वजह से जो है वो पाकिस्तान अब खौफ में है, या फिर आने वाले समय में वो ऐसी हिमाकत करेगा कि फिर से ऐसे रिटेलिएट करने की कोशिश करे? देखो, सोचेगा काफ़ी, क्योंकि उसे हमारी चीज़ें तो समझ में आ गई हैं, लेकिन हमें भी ना और ज़्यादा तैयार रहना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में अपने को सस्टेन करने के लिए जो मिलिट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जो डीप स्टेट के जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पास जो कॉन्सेप्ट है, वो तो है ही है कि पूरे पाकिस्तान को ये वाली जानकारी उनके दिमाग में भरी जाए, हमेशा भरते रहें और याद दिलाते रहें उनको कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, हम बाबुल हिंद कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। तो उस वाली चीज़ को करने के लिए वो तो, क्योंकि और उसके बाद चारा नहीं है, वो करता ही रहेगा, हमें अपनी तैयारी रखनी है। लेकिन पाकिस्तान का इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो जिसे बोलते हैं ना नैरेटिव क्रिएट करना, किसी बात को नैरेटिव क्रिएट कर करके और झूठी तस्वीर प्रोजेक्ट कर देना, वो काफ़ी ज़्यादा उसका डाउन होते जा रहा है। उनकी मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट आते जा रहे हैं, और अभी नहीं है तो पिछले 2-3-4 साल से, अगर आपको याद होगा 2 साल या 2.5 साल पहले उनके कोर हेडक्वार्टर में पूरे के पूरे सिविलियंस घुस गए थे और आकर के मारने को तैयार हो गए थे। जनरल मुनीर जो कि चीफ है, अब जनरल मुनीर तो बड़ा जिहादी कॉन्सेप्ट वाला है ना, फादर भी उसके मदरसा के एक अच्छे रिलीजियस टीचर थे, उस रिलीजियस टीचिंग से वो आया, फिर उसने यूनिफॉर्म पहनी, तो उस आइडियोलॉजी के बाद भी उसको आज जगह जगह जा कर के कोई ना कोई मैसेजिंग देनी पड़ रही है। जो पाकिस्तान के जो लोग बाहर रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कश्मीरी पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो बाहर रहने वाले हैं, उनको बुला बुला करके वो एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैसेजिंग का बेस वो बना रहा है जिहादी इस्लाम। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं टूट फूट काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। हमें शांति से बैठ करके थोड़ा और वेट करना चाहिए, कुछ टाइम पे हो सकता है कि अपने आप ही उनका और ज़्यादा नुकसान हो। अब ये तो आर्मी की बात रही है, आपके पॉलिटिकल उस पर फिर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। सर, ये सलाहकार वाली तो चलिए ठीक है, वो अलग वो है, आगे विधायकी का चुनाव या फिर इस तरीके की कोई चुनाव आप लड़ने के इच्छुक हैं? या देखो, मतलब मैंने पहले ही जैसे बोला कि एक जो ट्रेडिशनल तरीका होता है राजनीति वाला जो आजकल होता है, वो ना मेरे को आता है और ना मैं उसको ना कर पाऊंगा कभी, क्योंकि उसको करने का मतलब तो ये हो गया कि मैं फिर अपने ओरिजिनल विचार में ही मैं डाइवर्ट हो गया हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ मेरे को ये ज़रूर समझ में आ रखी है कि अगर मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो उसके जो मैंने कामयाब छोटे छोटे मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं, चाहे केदारनाथ रिकन्स्ट्रक्शन हो, यूथ फाउंडेशन हो, गोट विलेज बनाए हैं जिसमें कोऑपरेटिव तरीके से छानियों में, और होम स्टे के कॉन्सेप्ट और टूरिज़्म के जो मॉडल्स होते हैं, जहाँ मैंने डिज़ास्टर की चीज़ें करी हैं, उनको 10 गुना अगर मैग्नीफाई करना है, उनको 10 गुना अगर और जगह जगहों पे अगर अडॉप्ट कराना है, तो उसके लिए मेरे को किसी पावर वाली जगह में तो जाना है, और उसके लिए वो राजनीति ही है जिसमें मेरे को आना पड़ेगा। ऑर्थोडॉक्स तरीके से, अच्छे विचार से इलेक्शन लड़ने का एक विचार रखता हूँ। जिस प्रकार से पार्टी बोलेगी, मेरी समझ को देखते हुए मेरे को पक्का यकीन है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यंग मुख्यमंत्री धामी जी, उन्होंने ही मेरे को सलाहकार समिति का चेयरमैन भी बनाया, तो पक्का अपने आप समझेंगे और मेरे को जिम्मेवारी देंगे। तो ये थे कर्नल अजय कोठियाल जी, जिन्होंने न केवल आर्मी में तो बहुत अच्छी तरीके से देश की सेवा की, वहीं अब जनता की सेवा करना भी चाहते हैं, और भविष्य में चुनाव भी लड़ने की पूरी मंशा है। और जैसा ऑप सिंदूर के बारे में उन्होंने कहा, भारत काफ़ी कुछ गेन कर चुका है इस ऑप सिंदूर में, लेकिन अभी भी पाकिस्तान से काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।